अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रातुल्लाह फ्रॉम कायद-ए-आज़म कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज स्वाबी। तो ये हमारे पास जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है उसका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लेक्चर नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप प्रीवियसली ज़रा जाएँ, देखिए एट केमिकल क्लासिफिकेशन चूँकि हमने कवर किया है, अब हम आएँगे डायरेक्ट क्लोरोक्वीन की तरफ, ठीक है। लेकिन क्लोरोक्वीन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम दोबारा आते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको एक एमसीक्यूज क्लियर हो जाए। देखिए क्लोरोक्वीन, एमोडियाक्वीन, पिपराक्वीन, ये वो 3 ड्रग्स है जो कि 4 अमीनो क्विनोलोन से उसका ताल्लुक है, इसी क्लास से वो बिलोंग रखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्लोरोक्वीन की तरफ, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है कि क्लोरोक्वीन एक ऐसा ड्रग्स है जो कि 4 अमीनो क्विनोलोन से उसका रिलेशन है, ठीक है। रेपिटेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप क्लोरोक्वीन यूज़ करें एज ए एंटी मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के पेशेंट को, तो वो बहुत कम टाइम में मतलब उसी साइन सिम्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। कितने टाइम में? कंट्रोल क्लिनिकल अटैक विद इन 1 to 2 डे। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, 1 या 2 दिन के अंदर मलेरिया की साइन सिम्टम को कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया, एक्शन रैपिड हो गया। यहाँ पर लिखा है एरिथ्रोसाइटिक सिंटोसाइड ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। हमने बात की कि देखिए मलेरिया 4 स्पीशीज से काज होते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल से, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये 4 स्पीशीज़ है। तो इन 4 स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब मलेरिया इनमें से किसी भी स्पीशीज़ की वजह से हो गया, किसी भी प्लाज्मोडियम की वजह से हो गया, आप उनके ख़िलाफ़ क्लोरोक्वीन सेफली यूज़ कर सकता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर एडिशनल हम ये बता सकते हैं, बार बार हमें बताएंगे, एरिथ्रोसाइटिक शेजेंटोसाइड। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, शेजेंटोसाइड का मतलब ये होता है कि देखिए आरबीसी के अंदर, इनसाइड द आरबीसी अगर प्लाज्मोडियम मौजूद है, अगर आरबीसी के अंदर हम प्लाज्मोडियम को किल कर दें तो इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट शेजेंटोसाइड। तो क्लोरोक्वीन वो ड्रग है कि जब आप यूज़ करेंगे अगेंस्ट मलेरिया तो आरबीसी के अंदर मौजूदा प्लाज्मोडियम को किल करता है। तो इसका मतलब कि एरिथ्रोसाइटिक शेजेंटोसाइड है। एरिथ्रोसाइटिक शेजेंटोसाइड का मतलब ये है कि द शीजेंट और द म्यूरोसाइट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी टू किल देम इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइटिक शेजेंटोसाइड। आरबीसी के अंदर मौजूदा प्लाज्मोडियम को किल करने को एरिथ्रोसाइट शेजेंटोसाइड कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मैकेनिज़्म की तरफ, लेकिन इस स्लाइड को रीड करने से पहले हम एक आगे जो स्लाइड है वो देखते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। देखिए बात को समझें। ऐसा होता है ना कि मिसाल के तौर पर लेट सपोज हम इसके ऊपर एक डायग्राम बनाते। देखिए ये आपके पास एक आरबीसी है, ये आपके पास क्या है, एक आरबीसी, ठीक है। अब सॉरी, अच्छा बाहर के, ये आपके पास क्या है, एक आरबीसी है। ज़रा इस वीडियो के अंदर जो पॉइंटर लगाने का प्रॉब्लम आती है कभी कभार। ये आपके पास एक आरबीसी है और लेट सपोज इस आरबीसी के अंदर यहाँ पर हेमोग्लोबिन मालिक्यूल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम है, तो ये प्लाज्मोडियम इस हेमोग्लोबिन को अपने वैक्यूल में इंटर करता है। कहाँ पर? अपने वैक्यूल में अंदर। देखिए एक आरबीसी होता है, इस आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, तो आरबीसी के अंदर तो हेमोग्लोबिन होता है, तो ये प्लाज्मोडियम एचबी इंटेक करता है आरबीसी से। जब वो इंटेक कर देता है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो उसके बाद होता ये है कि आपके पास जब वो एचबी को लेता है, फॉर एग्जांपल ये एचबी मालिक्यूल है, तो उसको ब्रेक करते हैं। दो चीज़ में, एक हो जाता है हेम, दूसरा हो जाता है ग्लोबिन। एक होता है हेम, दूसरा होता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन वो प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट है वो एज ए न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है। हेम जो होता है हेम, ये हेम असल में प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए नुकसानदेह होता है। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के अंदर एक एंजाइम होता है हेम पॉलीमरेज, तो फिर हेम पॉलीमरेज इस हेम को हेमोजोइन में चेंज करते हैं जो कि एक नॉन टॉक्सिक होते हैं। अब आ जाती है इस मैकेनिज्म की तरफ। देखिए ये हो गया आपके पास हेमोग्लोबिन मालिक्यूल,
जो कि असल आरबीसी के अंदर मौजूद था, लेकिन जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसने इनटेक कर दिया अपनी एसिडिक वैक्यूल के अंदर, उसको ब्रेक कर दिया टू पार्ट में, एक हेम, दूसरा ग्लोबिन। तो ग्लोबिन वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट एज ए न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है। हेम हेम टॉक्सिक होता है इस मलेरिया पैरासाइट के लिए। हेम मलेरियल पैरासाइट के लिए बजाते खुद टॉक्सिक होता है। तो इस मलेरिया पैरासाइट के अंदर एक एंजाइम होता है हेम पॉलीमरेज। हेम पॉलीमरेज एंजाइम है मलेरिया पैरासाइट का, प्लाज्मोडियम का एंजाइम है। तो वो क्या करते हैं कि हेम को कन्वर्ट करता है हेमोजोइन में, हेम को कन्वर्ट करता है हेमोजोइन में, जो कि हेमोजोइन टॉक्सिक नहीं है पैरासाइट के लिए, ठीक है। अच्छा, जब हम क्लोरोक्वीन देते हैं, जब हम क्लोरोक्वीन देते हैं, क्लोरोक्वीन ड्रग जो अभी हमने स्टार्ट किया है, तो क्लोरोक्वीन क्या करते हैं? क्लोरोक्वीन इस हेम पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करेगा। जब हेम पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ ब्लॉक हो जाएगी तो हेम की कन्वर्जन नहीं होगा हेमोजोइन में। बात समझ में आ रही है? जब हेम पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगा क्लोरोक्वीन की वजह से, तो हेम हेम पॉलीमरेज में कन्वर्ट, सॉरी हेम हेम हेमोजोइन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो अभी हमने बात की कि हेम चूंकि टॉक्सिक होता है, तो होता क्या है कि ये हेम और क्लोरोक्वीन आपस में मिल जाता है, ठीक है, और प्लाज्मोडियम का जो मेम्ब्रेन होता है उसको डैमेज करते हैं, प्लाज्मोडियम की मेम्ब्रेन को। और जब प्लाज्मोडियम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मोडियम डैमेज हो गया। जब प्लाज्मोडियम डैमेज हो गया तो होता क्या है कि मलेरिया कंट्रोल हो जाता है, सिंपली, ठीक है। दोबारा इस प्रोसेस को मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। वो कुछ जो है कि आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर मौजूदा पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो इनटेक कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं हेमोग्लोबिन को टू पार्ट में, हेम और ग्लोबिन। ग्लोबिन मलेरिया पैरासाइट एज ए न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं। हेम मलेरिया पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होता है। तो फिर इसी मलेरियल पैरासाइट के अंदर एक एंजाइम होता है हेम पॉलीमरेज। हेम पॉलीमरेज का काम यह है कि हेम को हेमोजोइन में चेंज करता है, जो कि हेमोजोइन टॉक्सिक नहीं है पैरासाइट के लिए। अब जब हम क्लोरोक्वीन देते हैं तो क्लोरोक्वीन इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। कौन सा एंजाइम? हेम पॉलीमरेज। जब हेम पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगा तो हेम हेमोजोइन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब हेमोजोइन नहीं बनेगा और हेम आपके पास रिमेन हो जाएगी तो हेम क्लोरोक्वीन के साथ कॉम्बिनेशन में मिल जाता है और प्लाज्मोडियम की मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। अब आते हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, प्लाज्मोडियम डाइजेस्ट एच-बीटोहेम एंड ग्लोबिन इन देयर एसिडिक वैक्यूल, ठीक है। होता क्या है कि प्लाज्मोडियम, देखिए ये आपके पास आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम है, यहाँ पर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, तो उसने हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को इनटेक कर दिया और हेमोग्लोबिन को चेंज कर दिया हेम पार्ट में और ग्लोबिन पार्ट में, ठीक है। अब होता क्या है कि ग्लोबिन इज यूज्ड बाय प्लाज्मोडियम फॉर न्यूट्रिशन। जो ग्लोबिन है पैरासाइट ने उसको एज ए फूड इस्तेमाल किया। हेम क्या हो गया? हेम बिन टॉक्सिक टू प्लाज्मोडियम, हेम बजाते खुद टॉक्सिक है प्लाज्मोडियम के लिए। सो इट्स कन्वर्टेड टू अ नॉन टॉक्सिक पिगमेंट हेमोजोइन बाय हेम पॉलीमरेज एंजाइम ऑफ द पैरासाइट। चूंकि हेम तो टॉक्सिक है ना, तो हेम चेंज हो जाएगी हेम पॉलीमरेज में, हेम चेंज हो जाएगी हेम पॉलीमरेज में, सॉरी हेम चेंज हो जाएगी हेमोजोइन में। कौन से एंजाइम के थ्रू? हेम पॉलीमरेज के थ्रू। और हेम पॉलीमरेज एंजाइम है पैरासाइट का। इनका काम है कि हेम को चेंज करना हेमोजोइन में, जो कि हेमोजोइन टॉक्सिक नहीं है और हेम बजाते खुद टॉक्सिक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्लोरोक्वीन की तरफ। क्लोरोक्वीन कंसेंट्रेशन इनसाइड द एसिडिक वैक्यूल पैरासाइट राइज द पीएच ऑफ वैक्यूल। जब हम क्लोरोक्वीन देते हैं ना, तो क्लोरोक्वीन इसी प्लाज्मोडियम का जो वैक्यूल्स होता है उसकी पीएच को इंक्रीज करता है। एक बात, क्लोरोक्वीन ने एक काम किया कि एसिडिक वैक्यूल ऑफ द पैरासाइट, पैरासाइट का जो वैक्यूल था उसके पीएच को इंक्रीज किया। इंटरफेयर विद कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक हेम टू नॉन टॉक्सिक हेमोजोइन बाय इनहिबिटिंग द हेम पॉलीमरेज। दूसरा काम उसने किया गया कि जो हेम पॉलीमरेज एंजाइम था, जिनका काम था कि हेम को हेमोजोइन में चेंज करना, तो वो हेम पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करता है। कौन? क्लोरोक्वीन। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो हेम हेमोजोइन में चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो आगे होगा क्या?
क्लोरोक्वीन, सी क्यों का मतलब क्लोरोक्वीन, हेम कॉम्प्लेक्स फॉर्म डैमेज प्लाज्मोडियम मेम्ब्रेन। तो ये हेम और क्लोरोक्वीन आपस में मिल जाएंगे और प्लाज्मोडियम की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। जब वो डैमेज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मोडियम किल हो जाएगा और इसी तरीके से मलेरिया को कंट्रोल करता है। और ये चूंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा। अब आते हैं क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस। क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस इज फास्ट डेवलपिंग इन पी फेल्सिफरम इज द मेजर प्रॉब्लम बिकॉज सीवियर केस ऑफ मलेरिया आर काज्ड बाय दिस स्पीशीज। बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा था कि 4 स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम ओवेल, वाइवेक्स, फेल्सिफरम, मलेरिया। ये 4 स्पीशीज आपके पास मलेरिया काज करता है, लेकिन जो सीवियर मलेरिया काज करता है वो फेल्सिफरम है। एमसीक्यूज था, हमने पढ़ा था ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में। तो चूंकि फेल्सिफरम सीवियर मलेरिया काज करते हैं तो कभी कभार ये जो फेल्सिफरम है ना, ये फेल्सिफरम क्लोरोक्वीन के लिए रेजिस्टेंस पेश करते हैं। मतलब ये है रेजिस्टेंस का कि क्लोरोक्वीन इफेक्ट नहीं करता अगर वो मलेरिया फेल्सिफरम की वजह से हो। रेजिस्टेंस डेवलप ड्यू टू एफ्लक्स मैकेनिज्म। एफ्लक्स मैकेनिज्म का क्या मतलब, इसको ज़रा समझे। एफ्लक्स मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास प्लाज्मोडियम है, ठीक है, और हमने बाहर से क्लोरोक्वीन लिया। क्लोरोक्वीन इंटर हो गया कहाँ पर, प्लाज्मोडियम में। तो एफ्लक्स मैकेनिज्म का मतलब ये है कि अगर ये प्लाज्मोडियम जैसा आप इंटर करेंगे वो दोबारा इसको बाहर निकाल देते हैं। जब आप बाहर से इंटर करेंगे तो वो दोबारा बाहर निकाल देंगे, आप इंटर करते हो वो बाहर निकाल देते हैं। जब क्लोरोक्वीन प्लाज्मोडियम या पैरासाइट के वैक्यूल में स्टे नहीं कर सकता तो प्लाज्मोडियम को कैसा किल करेगा, तो इसको कहते हैं एफ्लक्स मैकेनिज्म। एफ्लक्स मैकेनिज्म का मतलब ये है, दोबारा समझे, एफ्लक्स मैकेनिज्म का मतलब ये है कि अगर आप क्लोरोक्वीन बाहर से देते हैं लेकिन प्लाज्मोडियम उसको स्टे करने का इजाज़त नहीं देता, दोबारा बाहर निकाल देते कि बाहर जाओ। इसका मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास में आ गया लेट, टीचर लेक्चर दे रहा है, ठीक है, जैसा स्टूडेंट ने एंट्री करवाई टीचर उसको कहते हैं बाहर गेट आउट। एक और स्टूडेंट आया लेट आया, टीचर कहते हैं भाई गेट आउट। एक और फीमेल स्टूडेंट आया तो उसको कहते हैं कि क्या, उसको फिर बाहर नहीं निकालना, ठीक है, उनके कहते हैं बस आप बैठ जाए, ठीक है, बाहर के। अच्छा, उसको भी बाहर निकाल देती है, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर फन। तो होता क्या है कि यानी ये फ्लक्स मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि उनको जैसा क्लोरोक्वीन आता है प्लाज्मोडियम में उसको बाहर निकाल देती है। तो हमेशा याद रखिए कि क्लोरोक्वीन को रेजिस्टेंस 2 वजह से पेश होगा, या तो फेल्सिफरम मलेरिया की वजह से, अगर फेल्सिफरम की वजह से मलेरिया काज है क्योंकि वो सीवियर मलेरिया काज, या दूसरा एफ्लक्स मैकेनिज्म की वजह से भी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की तरफ। देखिए मतलब ये है फार्माकोलॉजिकल एक्शन का कि ये जो क्लोरोक्वीन है कौन कौन सी कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एज ए एंटी मलेरिया, मलेरिया के ख़िलाफ़ भी दे सकते हैं क्योंकि ये है एंटी मलेरियल ड्रग, तो मलेरिया के अगेंस्ट तो हम देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम गाइडेसिस और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबियसिस के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिज़ीज़ क्या है, ये तो काफ़ी डिटेल की डिज़ीज़ है, ये एचएन में भी मौजूद है। आई थिंक 4th सेमेस्टर के अंदर ये आप खुद भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज़ करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन की अगेंस्ट, एंटी हिस्टामिनिक मतलब एलर्जी के अगेंस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक एज ए एनेस्थीसिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कहाँ पर माइनर सर्जरी हो। वीक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, अगर मसल क्रैम्प होती है, स्मूथ मसल क्रैम्प होती है तो उसको आप एज ए रिलैक्सेंट भी दे सकते हैं। एंटी एरिथमिक एक्टिविटीज़ भी है। एंटी एरिथमिक एक्टिविटीज़ का मतलब अगर हार्ट रेट जो है ना, जो पल्स है, अगर वो की उनकी रेगुलरिटीज़ आई है तो उनको नॉर्मलाइज़ करने के लिए भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब वो कंडीशन है जिसमें आप दे सकते हैं। तो इसको हो सकता है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई आ जाएगा तो इसको आप समझे, ठीक है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक का कि अगर हम देखा जाए फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनामिक क्या है, ये हमने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है बाहर के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए उनकी ओरल अब्जॉर्प्शन बेटर है। किसकी, क्लोरोक्वीन ड्रग की अगर ओरल अब्जॉर्प्शन की बात करें वो बेटर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनकी मेटाबॉलिज्म होती है लीवर के अंदर, लेकिन ये एक्सक्रीट होगा यूरिन के थ्रू। इनकी मेटाबॉलिज्म होगी लीवर के अंदर लेकिन ये एक्सक्रीट होगा यूरिन के थ्रू। इनका हाफ लाइफ कितना है,
3 to 10 days। हाफ लाइफ कितना है? 3 to 10 days। ड्यू टू टिश्यू बाइंडिंग स्मॉल अमाउंट परसिस्ट इन बॉडी विथ टर्मिनल हाफ लाइफ 1 to 2 मंथ। कुछ ऐसे भी है, हमने बात की कि देखिए इसकी हाफ लाइफ है 3 to 10 डेज, लेकिन कुछ ऐसे जो हमारे टिश्यू के साथ बांड बना देती है और वो बॉडी में 1 से लेकर 2 मंथ तक रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा सेलेक्टिवली इकामुलेशन इन रेटिना आकुलर टॉक्सिडिटी ऑन प्रोलॉन्ग यूज़। अगर आप क्लोरोक्वीन ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारी रेटिना को भी डैमेज कर सकते हैं। रेटिना इज़ अ पार्ट ऑफ आई जो कि विजुअल में हेल्प देते हैं, ठीक है। अच्छा, कंसेंट्रेटेड इन लीवर, स्प्लीन, किडनी, लंग, स्किन, लिकोसाइट। याद रखें, इनकी मेटाबॉलिज्म तो लीवर में होगा, इनका एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होगा, लेकिन ये लीवर के अंदर एकामुलेट भी हो सकता है, ठीक है। ये स्प्लीन के अंदर एकामुलेट भी हो सकते हैं, किडनी के अंदर, लंग्स के अंदर, स्किन के अंदर। ये वो ऑर्गन है जहाँ पर एकामुलेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो और हाफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, याद रखिए क्लोरोक्विन की हाफ लाइफ कितना है? 3 to 10 डेज। लेकिन अगर ये टिश्यू के साथ बांड बना देती है तो ये 1 to 2 मंथ भी हमारे बॉडी के अंदर मतलब स्टे कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट बात करें तो एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर 2 तरह के, ठीक है। एक ये है कि अगर आप उसको लो डोज में इस्तेमाल करें, यानी अगर उसका डोज कम हो और शॉर्ट ड्यूरेशन हो, तो जो एडवर्स इफेक्ट आता है उसमें नाज़िया हो गया, वोमिटिंग हो गया, एनोरेक्सिया, एपिगेस्ट्रिक पेन, अनइजीनेस, एचिंग, हेडेक, डिफिकल्टी इन अकोमोडेशन। देखिए नाज़िया आपको पता है, वोमिटिंग, उल्टी आना, एनोरेक्सिया कि आपको भूख नहीं लगती, एपिगेस्ट्रिक पेन जो आपकी एपिगेस्ट्रिक रीजन है वहाँ पर पेन होगा, अनइजीनेस, अनकंफर्टेबल, एचिंग आपको स्किन को खारिश हो सकता है, हेडेक आपके सर में दर्द हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि जब आप अनसर्टिफाई होती, आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप ही नहीं हो, तो आपकी जो रेस्ट और स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसको आप हायर डोज में यूज़ कर दें, उनका डोज ज़्यादा हो, या उसको आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर दें, तो कौन कौन से एडीआर आ सकते हैं? देखिए आपके पास रेटिना डैमेज हो सकता है, और रेटिना की डैमेज की वजह से आपका विजन लॉस हो सकता है, आपको लॉस ऑफ हेयरिंग भी हो सकता है, ठीक है। आप मेंटल डिस्टर्बेंस भी कर सकते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर भी काज कर सकते हैं, रैशेज एंड फोटोज एलर्जी भी काज कर सकती है, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन कर दे कि देखिए ग्रेइंग ऑफ हेयर ये कैसे काज करते हैं, अगर आप पिछले स्लाइड पे जाए, हमने कहा कि इनकी स्किन के अंदर एकामुलेशन होती है, और स्किन के अंदर आपको पता है सेल्स है मेलानोसाइट सेल, मेलानोसाइट सेल मेलानिन पैदा करते हैं, और मेलानिन का काम क्या है कि वो क्या काम, पिगमेंटेशन है, कलर्स देते हैं, ठीक है। तो अगर मेलानोसाइट सेल है ना, वो आपके पास क्या हो गया, डैमेज हो गया इनकी वजह से, क्योंकि स्किन के अंदर तो इसकी अकोमोडेशन होती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी हेयर कलर के ऊपर भी इफेक्ट होता है। और फोटो एलर्जी का मतलब ये होता है कि अक्सर लोग लाइट की तरफ उनकी एलर्जीज होती है, जब वो लाइट को एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको एलर्जीज हो जाते हैं, ठीक है। वो कैसी तरह के, ये जो क्लोरोक्विन ड्रग्स है ये जाके स्किन के अंदर एकामुलेट हो जाती है, जब स्किन के अंदर एकामुलेट हो जाती है और स्किन के अंदर एकामुलेशन के बाद अगर ऐसी स्किन लाइट को एक्सपोज हो गया तो डायरेक्ट एलर्जी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर हम कांट्रा इंडिकेट देखिए, कांट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कौन कौन किसी कंडीशन है जिसमें आप क्लोरोक्विन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का लीवर डैमेज है, जिस पेशेंट का लीवर सिरोसिस है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट का लीवर सिरोसिस है, उनका लीवर डैमेज है, तो आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को जीआईटी प्रॉब्लम है, लेट सपोज उनको एपिगेस्ट्रिक पेन है, और आप ये देंगे तो उन क्लोरोक्विन देंगे तो एपिगेस्ट्रिक नहीं दे सकते। अगर किसी को न्यूरोलॉजिक ब्रेन मसला है, उसमें आप नहीं दे सकते हैं। अगर किसी का रेटिना डैमेज है, हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्लड डिसऑर्डर, उसमें आप नहीं दे सकते। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि शुड नॉट बी को एडमिनिस्टर विद मेफ्लोक्विन, एमोडिया, एम्यूडेरोन एंड एंटी एरिथमेटिक्स कैन बी गिवन एंड प्रेगनेंसी सेफली। ये तो ठीक है कि क्लोरोक्विन आप सेफली दे सकते हैं, किसके साथ, प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब उसका कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं है।
आप कहेंगे कि अगर हम प्रेगनेंसी के वक्त क्लोरोक्वीन देंगे तो हो सकता है कि उसके फीटस के ऊपर इफेक्ट होगा, जिसको हम टेराटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखिए, क्लोरोक्वीन आप मेफ्लोक्वीन के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते। क्लोरोक्वीन आप एम्यूडेरोन के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते। एमेडोक्विन आप एंटी एरिथमिक के साथ कॉम्बिनेशन में आप नहीं दे सकते। सवाल ये क्यों, वाई? जवाब है हाँ, बिल्कुल। आपको पता है कि क्लोरोक्वीन एक हद तक ब्रैडिकार्डिया काज कर सकता है, मेफ्लोक्वीन भी। अब अगर मेफ्लोक्वीन और क्लोरोक्वीन आप कॉम्बिनेशन में दे, एक भी ब्रैडिकार्डिया दूसरा भी ब्रैडिकार्डिया, तो अगर दोनों कॉम्बिनेशन में दे और दोनों ब्रैडिकार्डिया उसकी एडवर्स इफेक्ट तो हो सकते कि पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में चला जाएगा। तो आप तो मलेरिया क्या अगेंस्ट देते, उधर पेशेंट आपका कार्डिक अरेस्ट में चला गया तो कंडीशन तो काफ़ी सीवियर होगी। तो कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम उसको नहीं दे सकते। इसी तरह बिल्कुल एमोडिया एम्यूडेरून के साथ भी यही कहानी है, लेकिन एंटी एरिथमिक के साथ भी नहीं आप दे सकते ना। फॉर एग्जांपल आप एंटी एरिथमिक देते हैं किसी पेशेंट को और उसके साथ साथ आपने ये भी दिया, तो एंटी एरिथमिक और वो क्लोरोक्विन खुद भी अपना एज एंटी एरिथमिक है, तो आप एंटी एरिथमिक भी दे सकते हो। उनके एंटी एरिथमिक आप ऑलरेडी पेशेंट को देते हैं और उसके साथ साथ आपने क्लोरोक्विन दिया, उनका भी एक हद तक एंटी एरिथमिक फंक्शन है, तो कंडीशन कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम थेराप्यूटिक यूज़ की बात करें, यूज फॉर क्लिनिकल क्यूर अगेंस्ट प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये ओवेल नहीं, ये एक्चुअली वाइवेक्स है, एंड फेल्सिपारम देट आर स्टिल सेंसिटिव। देखिए, आप क्लोरोक्वीन मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मलेरिया ओवेल की वजह से हो, चाहे वो मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी की वजह से हो, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से हो, या फेल्सिपारम। लेकिन फेल्सिफारम चूँकि सीवियर मलेरिया काज करते हैं, कभी कभार फेल्सिफारम वाला जो मलेरिया होता है ना, वो इसको रेजिस्टेंस पेश कर सकता है। इसके अलावा हम गार्डियसिस, एक्स्ट्रो एंटेस्टाइनल एमोबियसिस, रोमेटाइड आर्थराइटिस, लूपस एरिथ्रोमेटस, इन कंडीशन में भी हम सेफली दे सकते हैं। अच्छा, एमोडिया क्वीन एंड पिपराक्वीन की अगर हम बात करें, एमोडिया क्वीन आइडेंटिकल प्रॉपर्टी टू क्लोरोक्वीन, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लोरोक्वीन की तरह है। हमने क्लोरोक्वीन को डिटेल के साथ पढ़ा। ठीक है। इसके साथ साथ इवन क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस स्ट्रेन में बी अफेक्टिव। ठीक है, मतलब यह है कि अगर क्लोरोक्वीन को रेजिस्टेंस फेस हो रहा है तो आप उसके अल्टरनेटिव आप एमोडियाक्वीन दे सकते हैं। ठीक है। पिपराक्वीन अपियर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस केस, ये भी सेम, अगर क्लोरोक्वीन को रेजिस्टेंस होगा तो अल्टरनेशन में आप एमोडियाक्वीन और पिपराक्वीन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, मेफ्लोक्विन हमारे पास एक और क्लास है। ठीक है, जिसके अंदर ये ताल्लुक़ रखता है क्विनोलोन मिथानोल के साथ। सारी क्विनोलोन मिथानोल एक क्लास है, मेफ्लोक्विन एक ड्रग्स है जो कि इससे बिलोंग करता है। ठीक है। डेवलप टू डील विथ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस पी फेल्सिफारम, हमने पढ़ा कि पी फेल्सिफारम एक स्पीशीज़ है जो कि सीवियर मलेरिया काज करता है, और आपको पता है कि वो अक्सर ड्रग को रेजिस्टेंस पेश करता है। तो अगर वो अक्सर ड्रग को रेजिस्टेंस पेश करते हैं, मिसाल के तौर पर क्लोरोक्विन को रेजिस्टेंस पेश करते हैं, तो हम मेफ्लोक्विन उसके अगेंस्ट दे सकते हैं। रैपिड एक्टिंग एरिथ्रोसाइटिक शेजोंटिसाइड ऑफ क्लोरोक्विन सेंसिटिव रेजिस्टेंस प्लाज्मोडिया क्लिनिकल क्यूरेटिव। आप क्या कर सकते हैं, आप मेफ्लोक्विन दे सकते हैं, लेकिन मेफ्लोक्विन आप तब देंगे अगर वो क्लोरोक्विन को रेजिस्टेंस पेश करेगा। पहले आप क्लोरोक्विन यूज़ करेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस आ रहा है तो आप मेफ्लोक्विन देंगे। और मेफ्लोक्विन का काम क्या है कि आरबीसी के अंदर मौजूदा जो शीजेंट होता है उसको किल करता है। आल्सो इफेक्ट सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पी फेल्सिपारम। देखिए, पीफेल्सिफारम चूँकि अक्सर ड्रग को रेजिस्टेंस पेश करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप मेफ्लोक्विन दे सकते हैं, लेकिन ये एज ए सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक भी इस्तेमाल होते हैं। और सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक हमने पढ़ा था कि आरबीसी को लाइसिस होने से बचाता है। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लोरोक्विन की तरह होता है, मेफ्लोक्विन का भी। एडवर्स इफेक्ट में नाजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ये असल ईसीजी के अंदर चेंजेस होता है, लेकिन ये ब्रैडिकार्डिया की तरफ रिफ़र करता है। न्यूरोसाइकाट्रिक रिएक्शन, एटाक्सिया हो गया। ठीक है। एटाक्सिया का मतलब जब आपकी
ब्रेन की जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। एनजाइटी, ठीक है, एनजाइटी, हेलुसिनेशन के जब मुख्तलिफ तरह के ख्यालात होते हैं आपकी ज़हन में और वो रियल में होता नहीं है, ठीक है। कंट्रा इंडिकेटेड इन साइकाट्रिक डिसऑर्डर, अगर किसी बंदे को साइकाट्रिक डिसऑर्डर है, मिसाल के तौर पर एटेक्सिया है, एनजाइटी है, हेलुसिनेशन है, तो उस वक्त आप इसको नहीं देंगे, ठीक है। और प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आप इसको नहीं दे सकते। बाहर के कुछ न्यू रिसर्चेज आए हैं, ठीक है, जिसमें आप दे सकते हैं, लेकिन चूंकि स्लाइड के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि मेफ्लोक्विन जो है ना, ये आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते, लेकिन सेकंड और फिर थर्ड सेमेस्टर आप सेफली दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब आते हैं क्विनोन की तरफ, ठीक है। एल आइसोमर अल्कलाइड आइसोलेटेड फ्रॉम सिंकोना बार्क, देखिए सिंकोना एक प्लांट है, उनकी बार्क से, उनकी छिलके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, उनको हम क्रश करते, फिर जाके लेबॉर्ट्री में इसको हम ऐसे अपटेंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, क्विनोलोन आपके पास एल आइसोमर है, लेकिन क्वेनेडीन आपके पास डी आइसोमर है, ठीक है। क्विनोलोन एल आइसोमर है और क्वेनेडीन डी आइसोमर है, ये एमसीक्यूज में आप डिफ्रेंशिएट करें। अगर ये दोनों ड्रग्स सिंकोना अल्कलाइड एक क्लास है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। देखिए क्विनिन या आप एज एंटी मलेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, क्विनिडीन भी आप एज एंटी मलेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्विनिडीन का एक एक्स्ट्रा फंक्शन ये भी है कि क्विनिडीन हम एज एंटी एरेथमिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट सिजिनटोसाइट अगेंस्ट ऑल प्लाज्मोडियम, देखिए क्विनिन का काम क्या है, एरिथ्रोसाइट सिजिनटोसाइट का मतलब ये है कि आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है उसको किल करता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइटिक सिजिनटोसाइट के द शीजेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी टू किल देम, ठीक है, इंक्लूडिंग क्लोरोक्वीन एमडीआर फेल्सिपारम, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फेल्सिपारम बट मोर टॉक्सिक देन क्लोरोक्वीन। देखिए अगर फेल्सिपारम की वजह से मलेरिया काजे और क्लोरोक्विन को रेजिस्टेंस पेश कर सकते हैं, तो आप उसको क्विनिन देंगे सेफली, क्योंकि क्विनिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम होगा। आल्सो कील गेमीट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के गेमीट को भी ये कील करता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लोरोक्विन की तरह है। देखिए अब क्विनोन जो होगी ये एल आइसोमर है मलेरिया के खिलाफ, क्वेनेडीन डी आइसोमर है मलेरिया के खिलाफ भी, एंटी एरिथमिक भी, और ये दोनों सिंकोन अल्कलाइड से ताल्लुक़ रखता है। अगर पी फेल्सिपारम की वजह से मलेरिया काज होगा और क्लोरोक्विन की वो रेजिस्टेंस पेश करते हैं, तो उस वक्त हम उसको क्विनोन दे सकते हैं, क्योंकि क्विनोन के अगेंस्ट पर रेजिस्टेंस कम होगा, और ये वाइवेक्स की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ग्यूमिट को भी किल कर सकते हैं, और उनका मैकेनिज्म क्लोरोक्विन की तरह होते हैं। और हमने पढ़ा था क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म इसी ही लेक्चर के स्टार्ट में। अब अगर हम उसकी एडीआर की बात करेंगे तो ये सिंकोनिज्म भी काज कर सकता है, सिंकोनिज्म, या अगर हम उनको सिंगल डोज दे लेकिन मकदार में ज़्यादा, या अगर उनको थेराप्यूटिक डोज दे हम लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो दोनों के ऊपर सिंकोनिज्म आते हैं। सिंकोनिज्म के अंदर ऑफनली हमारे पास टिनाइटस होते हैं, आपके ईयर के अंदर रिंगिंग होती है, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, आपकी विजन के अंदर इशू आती है, ठीक है, साइट आपके ईयर के अंदर इशू आ जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ टेनाइटस, टेनाइटस का मतलब ये होता है कि आपकी जो एयर के अंदर एक रिंगिंग साउंड होता है, नाजिया, वोमिटिंग, हेडेक, मेंटल कन्फ्यूजन, वर्टिगो, वर्टिगो कहते हैं कि जब आपके सर के ऊपर चक्कर आते हैं, ठीक है, डिफिकल्टी इन हेयरिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस, डायरिया, फ्लशिंग, फ्लशिंग का मतलब कि जब आपकी स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, मार्क परस्पायरेशन का मतलब कि आपकी बॉडी से ओवर स्वेटिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम हायर डोज में इस्तेमाल करें तो डेलेरियम होते हैं, डेलेरियम एक्चुअली मेंटल डिस्टर्बेंस है कि आप कंफ्यूज सा रह जाते हैं, आप इमोशनल स्ट्रेस के अंदर होती है, ठीक है। फीवर होते हैं, टिकेपनिया, टिकेपनिया के मतलब कि आपकी रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से ज़्यादा, रिस्पायरेटरी डिप्रेस के मतलब आपकी रिस्पायरेटरी रेट कम हो जाती है, पल्मोनरी एडिमा के आपके लंग्स के अंदर फ्लूइड की कमोलेशन हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब कि आपकी ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाती है, एड्यूसाइन क्रेसी इन सम इंडिविजुअल, सिंक्रोनिज्म डेवलप एट थेरापेटिक डोज इटसेल्फ, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारे सिंक्रोनिज्म है ये नॉर्मल डोज पे आ जाते हैं, थेराप्यूटिक डोज पे, लेकिन अगर हम उसी डोज को लॉन्गर टाइम के लिए इस्तेमाल करें तो सिंक्रोनिज्म आ सकता है। ओकेजनल हेमोलाइसिस इन अ प्रेग्नेंट वोमेन, ये प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर हेमोलाइसिस काज करते हैं, हेमोलाइसिस का मतलब आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी,
पेशेंट विद पी फेल्सिफारम हेमोग्लोबिनुरिया ब्लैक वाटर फीवर एंड किडनी डैमेज। इसका मतलब ये है ना कि जो फेल्सिफारम मलेरिया होते हैं ना, फेल्सिफारम, उसके अंदर आरबीसी की ब्रेकडाउन भी, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, और साथ साथ जब आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी तो एच बी आएगा, और एच बी वो यूरिन के साथ आएगा, तो इसको कहते हैं हेमोग्लोबिनुरिया। हेमोग्लोबिनुरिया का मतलब होते है कि अगर एच बी यूरिन के साथ आ रहा होता है, ठीक है, जिसको आप ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं, और इसके साथ साथ किडनी डैमेज भी हो सकता है। पर के ये एडीआर अक्सर सिंपल होते हैं, ठीक है। यूजेस क्या है? अच्छा, ये दो वर्ड्स लिखे हैं, एक होते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड, एक होते हैं कॉम्प्लिकेटेड। इसको समझे। अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये होता है कि जब डिजीज़ इनिशियल स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज में होगा तो इतना सीवियर नहीं होगा। कॉम्प्लिकेटेड वो होता है कि एक डिजीज़ एडवांस स्टेज पे चला जाएगा, उनके जो लास्ट स्टेज होते हैं जब डिजीज़ सीवियर हो जाती है, ठीक है। तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस फेल्सिफरम मलेरिया है लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड, तो उस वक्त हम क्विनीन देंगे, लेकिन ओरली। लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो उस वक्त हम देंगे उनको आईवी, उसको हम देंगे आईवी, ठीक है। और नॉकटर्नल मसल क्रैम्प क्या होते हैं कि रात के वक्त आपकी जो मसल्स होते हैं वहाँ पर क्रैम्प आ जाती है, ठीक है। यूजेस क्या है? अगर अन एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड पी फेल्सिफरम मलेरिया हो, मतलब उनका इनिशियल स्टेज हो, तो आप क्विनोन ओरली देंगे, लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेटेड केस पे चला गया, सेविरिटी की कंडीशन में हो गया, तो उस वक्त हम क्विनोन देंगे, लेकिन आईवी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बिगुआनाइड की तरफ, जो एक क्लास है एंटी मलेरियल ड्रग का, और उसमें आपके पास एक ड्रग है प्रोग्वानेल, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, स्लाइड को रीड करने से पहले मैं आपको वैसे एक मैकेनिज्म बताता हूँ। देखिए, मलेरिया पैरासाइट के अंदर एक एंजाइम होता है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है, ये एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का काम है फोलेट को बनाना, फोलेट, फोलिक एसिड। फोलेट का काम होता है कि वो प्योरीन और पायरामिडीन बनाते हैं, मतलब एडानिन, गवानिन, थायामीन, साइटोसिन, यूरासिल, इनकी फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं। और पर ये आपके पास डीएनए और आरएनए बनाने में हेल्प देता है। अब होता क्या है, ठीक है, हमने कहा कि देखिए एंजाइम होता है हमारे पास डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये आपके पास फोलेट बना देते हैं, ठीक है। फोलेट डीएनए की फॉर्मेशन आरएनए में हेल्प देते हैं, ठीक है। अब जब आप प्रोग्वानेल ड्रग देंगे ना, प्रोग्वानेल, इट एग्जर्ट इज एंटी मलेरियल एक्शन बाय इनहिबिटिंग पैरासाइटिक डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ये जो प्रोग्वानाइल ड्रग है ना, ये प्रोग्वानाइल ड्रग असल में डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करते हैं। जब वो एक्टिविटीज़ ब्लॉक हो जाएंगे ना, तो फोलेट नहीं बनेगा। जब फोलेट नहीं बनेगा तो डीएनए आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। जब डीएनए आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मोडियम की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो इसी तरीके से हम प्लाज्मोडियम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मलेरिया की कंट्रोल है असल में। यहाँ पर लिखा है कि बिगुआनाइड कन्वर्टेड इनटू साइक्लोगवानिल एक्टिव कंपाउंड। ये बिगुआनाइड नहीं है, ठीक है, स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्रोग्वानेल है। बिगुआनाइड क्लास है, प्रोग्वानेल ड्रग है। प्रोग्वानेल असल में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, प्रो ड्रग की फॉर्म में। जब हम इसको इनटेक कर देते हैं तो ये बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है, कहाँ पर? साइक्लोगवानेल में। और फिर साइक्लोगवानेल जाके जो एंजाइम है फोलेट रिडक्टेज इसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। एक्ट स्लोली इन एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ वाइवेक्स एंड फेल्सिफारम, ठीक है, प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ गिमिट। इसके अलावा ये जो साइक्लोगवानिल या प्रोग्वानेल ड्रग्स है, ये वाइवेक्स और फेल्सिफारम, वाइवेक्स और फेल्सिफारम स्पीशीज के जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उनको किल करता है, लेकिन आरबीसी के अंदर। और दूसरी फंक्शन उसको गेमीट्स को भी डेवलपमेंट होने नहीं देता। यानी दो फंक्शन हो गए प्रोग्वानेल की। एक ये हो गया कि वो फोलेट की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, किसी तरह कि वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक किया। दूसरा फंक्शन उसका ये है,
प्रोग्वानाइल की कि वो गेमिट्स की फॉर्मेशन को भी होने नहीं देता, ठीक है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट देखें तो वो स्टोमाटाइटिस भी काज करेगा, यानी मौत के अंदर जो अल्सरेशन होती है। इसके अलावा अगर हम लार्जर डोज दे प्रोग्वानिल की तो वो माइकार्डियम डिप्रेशन भी काज करता है, यानी मतलब हार्ट रेट को भी स्लो कर सकता है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी काज कर सकता है। देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या क्या मतलब, देखिए लेट्स सपोज ये आरबीसी है, नॉर्मल साइज है, कभी कभार आरबीसी की साइज कम हो जाती है, नॉर्मल से कम, इसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक, MICROCYTIC, माइक्रोसाइटिक एरेथ्रोसाइट। लेकिन कभी कभार आरबीसी की साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, इसको कहते हैं मैक्रोसाइटिक, MACRO, मैक्रोसाइटिक सेल, या मैक्रोसाइटिक सेल को आप मेगालोब्लास्टिक सेल भी कहते हैं। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया जिसमें आरबीसी की साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो ये उसका एक एडवर्स इफेक्ट है। नॉट अ ड्रग फॉर एक्यूट अटैक, याद रखिए ये जो प्रोगोनेल ड्रग है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, ये एक्यूट अटैक में आप नहीं दे सकते, क्योंकि एक्यूट अटैक के अंदर एक सीवियर टाइप ऑफ सिम्टम होते हैं, और वहाँ पर एक ऐसा ड्रग होनी चाहिए जिसका एक्शन रैपिड हो, लेकिन ये तो स्लोली एक्शन परफॉर्म करते, तो इसलिए एक्यूट अटैक के अंदर हम नहीं दे सकते। काउजल प्रोफाइलेक्टिक में अगर हम उसको एज ए प्रिवेंटिव इस्तेमाल करें तो वहाँ पर उसकी डोज होगा 100 से लेकर 200 mg। अच्छा, अभी हम आते हैं डाई अमाइनो पायरामिडीन, जो कि पायरीमिथामिन एक ड्रग है, और डाई अमीनो पायरामिडीन ये क्लास है, ठीक है। बिल्कुल इसकी भी वही कहानी है, आपके पास एंजाइम होता है सेलेक्ट टू इनहिबिट द प्लाज्मोडियम फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, reducing the production of folic acid required for nucleic acid synthesis in the malaria parasite। अभी हमने बात की कि एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उनका काम क्या होता है, फोलेक या फोलिक एसिड की फॉर्मेशन, और वो रिक्वायर होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए, डीएनए आरएनए के लिए। अब पायरीमिथामाइन क्या करते हैं कि इस डाईहाइड्रोफोलेट को ब्लॉक कर देता है, इनकी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देगा। जब वो स्टॉप कर देगा तो फोलिक एसिड नहीं बनेगा, जब फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेगा, जब डीएनए नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है उसको उसने कंट्रोल कर दिया। अभी हमने बात की कि प्रोग्वानिल का भी ये काम है कि हाँ फोलेट यानी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करेगा, पायरीमिथामीन का भी ये काम है। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है ना कि जो पायरीमिथामीन है ये इनका पोटेंसी ज़्यादा है प्रोग्वानिल के मुकाबले में, इट इज़ मोर पोटेंट देन प्रोग्वानिल, अफेक्ट अगेंस्ट एरेथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ आर स्पीशीज। इनकी पोटेंसी ज़्यादा होता है, इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है प्रोग्वानिल के मुकाबले में। यूज ओनली इन कॉम्बिनेशन विद सल्फोनामाइड फॉर मलेरिया ट्रीटमेंट। और याद रखें पायरीमिथामाइन हम मानोथेरापी शक्ल में नहीं देते, उसके साथ हम अक्सर सल्फोनामाइड जो कि एक एंटीबायोटिक है वो हम कॉम्बिनेशन में देंगे। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि पायरीमिथामिन के साथ कौन सा एंटीबायोटिक हम देते हैं, सल्फोनामाइड, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखे जाए टेस्ट लेस सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, ये पायरीमिथामिन की कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए हम उसको बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब कि आरबीसी की साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के प्लेटिलेट्स की तादाद कम हो जाए, और एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। देखिए दो तरह की सेल होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अच्छा, अब हम आते हैं सल्फोनामाइड जो कि एक क्लास है, उसके अंदर एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं सल्फाडाक्सिन, लेकिन एक और भी ड्रग है जिसको हम कहते हैं डेप्सोन। ये दोनों ड्रग सल्फोनामाइड के साथ ताल्लुक़ रखता है। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड sulfodaxine are not effective anti-malarial, but combination with pyrimethamine cause sequential blockage of folic acid synthesis in plasmodium। देखिए सल्फोनामाइड एक ऐसा ड्रग है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड, लॉन्ग एक्टिंग का मतलब कि उनका ड्यूरेशन शॉर्ट नहीं होता, ये स्लोली अपना एक्शन परफॉर्म करता है। दूसरी बात यही कि अगर सल्फोनामाइड या सल्फाडाक्सिन आप इंडिविजुअली दे, अकेला दे, ठीक है, सेपरेट फॉर्म में दे, तो इसके एंटी मलेरियल कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, तो ये एज एंटी मलेरियल तो है ही नहीं। लेकिन एक बात है, अगर हम उनको पायरीमिथामिन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो पायरीमिथामिन का काम क्या है कि फोलिक एसिड सिंथेसिस को स्टॉप कर दे, तो ये उसका हेल्प करता है। जो सल्फोनामाइड ड्रग है ना, ये हेल्प करता है पायरीमिथामिन का फोलिक एसिड को ब्लॉक करने में। फोलिक एसिड ब्लॉक करने का काम असल में पायरीमिथामिन का है, सल्फोनामाइड का नहीं है, लेकिन ये हेल्प करता है।
इफेक्ट अगेंस्ट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ पी फेल्सीफरम, और पी फेल्सीफरम के एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के खिलाफ इस्तेमाल होता है, मतलब उसके एरिथ्रोसाइट स्टेज की उसके आरबीसी के अंदर मौजूदा पैरासाइट को किल करते हैं। और जब ये सल्फोनामाइड और पायरीमिथामिन हम कॉम्बिनेशन में देंगे तो इनका एक्शन फास्टर होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि फिर रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा पायरीमिथामिन को। यानी अगर हम पायरीमिथामिन इंडिविजुअली दे तो हो सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी आ जाए, एक्शन भी स्लो होगा। लेकिन अगर सल्फोनामाइड और पायरीमिथामिन कॉम्बिनेशन में दे तो दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, एक्शन भी फास्टर होगा, रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा। रिस्क फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू सल्फोनामाइड कंपोनेंट, जाहिर सी बात है कि सल्फोनामाइड एक एंटीबायोटिक है तो हो सकता है कि हाइपर सेंसिटिविटी भी काज हो जाए, ज़रूरी नहीं है लेकिन एक रिस्क है, ठीक है। अगर हम बात करें 8 अमीनोक्विनोलोन की, जिसके अंदर आपके पास दो ड्रग्स आते हैं, एक आपके पास आते हैं प्रीमाक्विन, एक आपके पास आता है टेफनोक्विन। देखिए हमने बात की कि लीवर के अंदर कुछ मीरोजाइट ऐसे होते हैं जो वहाँ पर छुप जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लीवर हेप्नोजाइट। और उनका काम क्या होता है कि वो रिलैप्स ऑफ मलेरिया, दोबारा मलेरिया को काज करते हैं। तो प्रीमाक्विन ये वो ड्रग्स है जो कि 8 अमीनोक्विनोलोन से उसका ताल्लुक है, और इनका काम ये है कि लीवर के अंदर जो मौजूदा हेप्नोजाइट है उसको किल करते हैं। जब उसको किल कर देगा तो इसका एक फ़ायदा होगा कि दोबारा मलेरिया नहीं आएगा, मतलब एज ए रेडिकल क्यूर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वीक एक्शन अगेंस्ट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ वाइवेक्स। लेकिन अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें तो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, मिसाल के तौर पर अगर वाइवेक्स की पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट ऑफ वाइवेक्स है, आरबीसी के अंदर है, तो उसको किल कर सकता है, लेकिन ये एक्शन बहुत कम होगा, ठीक है। असल एक्शन उसका हेपनोजाइट को किल करना है, ठीक है। नो एक्शन अगेंस्ट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ फेल्सीफारम, लेकिन फेल्सीफारम के अगेंस्ट उसका एक्शन बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। एंड गेमेटोसाइडल एक्शन अगेंस्ट ऑल स्पीशीज़, और तमाम स्पीशीज़ की जो गिमीट्स है उसको किल करने की एबिलिटी भी रखते हैं। यानी सिंपल अल्फाज में ये कि प्रेमाक्विन का एक फंक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो हेपनोजाइट को किल करता है। एडिशनल फंक्शन उसका ये है कि गेमेटोसाइट को भी किल कर सकता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर वाइवेक्स की पैरासाइट हम किल करना चाहते हैं आरबीसी के अंदर तो ये बहुत कम, लेकिन फेल्सीफारम का तो वो बिल्कुल किल ही नहीं कर सकता, ठीक है। ये डायग्राम को ज़रा समझिए। देखिए आपके पास है प्रीमाक्विन जब हमारे बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉल, फाइल मीन्स लवर, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन के साथ मोहब्बत करता है। मतलब यह है कि वो स्पीशीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कमी हो, या वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ से अट्रैक्ट करता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मिसाल के तौर पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, लेट सपोज हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन प्लस, तो हाइड्रोजन प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसी भी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज का मतलब ये होता है कि वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है और उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जाके जनरेट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है ना ये ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करता है। क्या? ऑक्सीजन स्पीशीज, जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं। मतलब ऐसे ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं जो कि इंटरफेयर विद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ इंटरफेयर करता है। थोड़ा सा इस कहानी को ज़रा समझें, कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो जब आप प्रीमाक्विन देंगे, प्रीमाक्विन इंटर हो गया यहाँ पर, लेट सपोज ये प्रीमाक्विन है, तो प्रीमाक्विन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या प्रोड्यूस करता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। इन ऑक्सीजन स्पीशीज का काम ये होता है कि ये जो हेपनोजाइट है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि फिर वो एनर्जी मतलब अपटेंड करेगा थ्रू एटीपी सिंथेसिस। लेकिन इन ऑक्सीजन स्पीशीज का काम ये होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का, कि वो ऑक्सीजन नहीं देते, वो हेपनोजाइट को ऑक्सीजन नहीं देता। जब हेपनोजाइट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा
तो एपनोजाइट को एनर्जी नहीं मिलेगा, जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो अपना एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, जब वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती तो इसी तरीके से इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, यूजेस क्या हैं? प्राइमरी यूज एन रेडिकल क्यूर फॉर रिलैप्सिंग मलेरिया इन पी वाई वैक्स। अभी हमने बात की कि देखिए पी वाई वैक्स और पी ओ एल इनका हेप्नोजाइट होता है और हेप्नोजाइट दोबारा मलेरिया काज करते हैं, रिलैप्सिंग ऑफ मलेरिया। ठीक है, अगर हम रिलैप्सिंग ऑफ मलेरिया को ट्रीट कर दे कम्प्लीटली तो इसको कहते हैं रेडिकल क्योर। तो उसमें उसका डोज कितना होगा? 15 ग्राम डोज देंगे 14 दिन के लिए क्लोरोक्विन के साथ कॉम्बिनेशन में। यानी इसी तरह कि आपके पास क्या होगा? 15 ग्राम डोज होगा, ठीक है, 14 दिन के लिए क्लोरोक्विन के साथ कॉम्बिनेशन में, तो वो हेप्नोजाइट को किल कर सकता है। लेकिन अगर हम पी अगर हम फेल्सिफरम फेल्सिफरम मलेरिया की गेमिट्स को किल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डोज बढ़ाएंगे 45 ग्राम, 45 ग्राम, वो भी एक दिन के लिए क्लोरोक्विन के साथ कॉम्बिनेशन में। तो इसी तरीके से अगर हम देंगे 45 मिलीग्राम कॉम्बिनेशन में हम देंगे क्लोरोक्विन के साथ तो फेल्सिफरम के गेमिट्स को वो किल करेगा और इसी तरह जो उसका ट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो उनका जो एडीआर है, जीआईटी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। एपिगेस्ट्रिक पेन, एपिगेस्ट्रिक डिस्ट्रेस का मतलब है एपिगेस्ट्रिक पेन, एपिजीशिया, और एब्डामिनल क्रैम्प का मतलब ये होता है कि जो एब्डामिनल मसल है वो वीक हो जाते हैं तो वहाँ पर क्रैम्पिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ब्लड के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। मिल्ड एनीमिया भी काज करते हैं। एनीमिया का मतलब कि जब आरबीसी की कमी आ जाए, साइनोसिस भी, हेमोलिटिक एनीमिया भी इन 6 जीपीडी डिफिशियंसी। इसको ज़रा समझिए, 6 जीपीडी इससे आता है कि ग्लूकोज सेक फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये एक इंजाइम है। ठीक है, ग्लूकोज सेक्स फास्फेट डिहाइड्रोजनेज ये एक इंजाइम है। इस इंजाइम का काम ये है कि आरबीसी को मिच्योर कर देगा। जब आरबीसी मिच्योर होगा तो आरबीसी प्रॉपर फंक्शन कर देगा और मिच्योर आरबीसी अपने ही टाइम पर उसकी डेथ हो गई। ठीक है, लेकिन अगर ग्लूकोज सेक फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी हो तो आपके पास आरबीसी प्रॉपरली मिच्योर नहीं होगा। जब वो इमिच्योर होगा तो उनकी लाइसिस भी ज़्यादा होगी और इसकी रिजल्ट में एनीमिया आएगी। अब अगर एक पेशेंट है अब अगर एक पेशेंट है जिनको ऑलरेडी जी सेक्स पीडी डिफिशियंसी है, मतलब उसको एनीमिया है सिंपल अल्फाज में, और आपने उस वक्त प्रीमाक्विन दिया, प्रीमाक्विन भी एनीमिया काज करता है, पेशेंट भी ऑलरेडी एनीमिक है, तो कंडीशन कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगी। तो मतलब अगर ऐसा पेशेंट हो जिसमें 6 जीपीडी की कमी हो तो वहाँ पर हम प्रीमाक्विन नहीं देंगे। इसी तरह आप प्रेगनेंसी के अंदर भी आप इसको नहीं दे सकते। ठीक है, टेफ्नोक्विन क्या है? देखिए प्रीमाक्विन और टेफ्नोक्विन, ठीक है, ये दोनों जो ड्रग्स है, ठीक है, टेफ्नोक्विन टेफ्नोक्विन more active slowly metabolized analog of primaquine has advantages that can be given in weekly basis single dose anti relapse therapy of IVX of malaria। देखिए प्रीमाक्विन और टेफ्नोक्विन एक बात है, लेकिन सिर्फ फ़र्क है कि टेफ्नोक्विन का एक्शन बहुत स्लो है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। ठीक है, और दूसरी बात है कि हम वीकली बेस पे देंगे, हफ्ते में एक बार या 2 बार, और इनका भी काम यह है कि वो एंटी रिलैप्सिंग ऑफ मलेरिया को कंट्रोल करता है ताकि मलेरिया दोबारा काज ना हो। इट मीन्स कि वो एक्चुअल में हकीकत में हेपनोजाइट को किल करने की एबिलिटी रखता है। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसको काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।